अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राव जहांजेब अपने यूट्यूब चैनल फिजिसिस्ट जहांजेब के साथ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 21 यानी न्यूक्लियर फिजिक्स को डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी बात कुछ बेसिक्स से। न्यूक्लियस की कुछ बेसिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बेसिक्स, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है जी? न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक्स से। बेसिक्स से हम बात कर लेंगे एटम की सबसे पहले, कि एटम जो है वो क्या चीज़ है। एटम बेसिकली 99% एम्प्टी होता है, ठीक है। 99% जो है वो एटम एम्प्टी होता है, ठीक है। जबकि उसकी जो अगर डेंसिटी की बात की जाए तो 10⁻⁷ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। अगर इसकी डेंसिटी की बात की जाए तो इसकी जो डेंसिटी है वो 10⁻⁷ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, ठीक है। और इसके अगर रेडियस की बात की जाए तो रेडियस का एटम और न्यूक्लियस के रेडियस के दरमियान जो है वो क्या रिलेशन है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट जो है वो एमसीक्यूज है। रेडियस ऑफ एटम जो है वो 10⁵ टाइम्स है न्यूक्लियस के रेडियस की, ठीक है। मैं आगे वैल्यू भी बताऊंगा इनकी, ठीक है जी। अब नेक्स्ट अगर बात करें कि इसके सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज का एक सब्सटेंस मौजूद है जिसको हम कहते हैं इसका न्यूक्लियस, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द एटम का जो मास है, मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम है वो न्यूक्लियस ही कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, ठीक है। तो सेंटर में एक सेंट्रल पार्ट जो है इसका वो क्या है जी? न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं कि डिस्कवरीज के बारे में। डिस्कवरीज, तो डिस्कवरीज की अगर बात की जाए तो ये जो प्रोटॉन है ये रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया, या न्यूक्लियस कह लें आप। न्यूक्लियस जो है वो रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया, और जो आपका न्यूट्रॉन है वो जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है वो कितना है। साइज ऑफ न्यूक्लियस वो है तकरीबन 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻15 मीटर्स, ठीक है। अब इसके कुछ मासेस की बात कर लेते हैं कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो कितना होता है। अगर हम बात करें न्यूट्रॉन के मास की तो मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो इन तीनों में सबसे ज़्यादा होता है, 1.00866 म्यू, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट में लिख रहे हैं। अगर मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो वो होता है 1.00726 म्यू, ठीक है जी। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं किसकी जी? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो होता है 0.000551 म्यू की, ठीक है। म्यू जो है इसका यूनिट है जिसको एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। और ये जो 1 म्यू है ये किसके बराबर होता है जी? 1 म्यू इज इक्वल टू 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 किलोग्राम के इक्वल होता है 1 म्यू, ठीक है। और 1 म्यू मास की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है जी? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी होती है 1 म्यू मास की, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी जी? कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूक्लियस, इनका जो साइज होता है वो कितना होता है, ठीक है। अगर बात करें कि प्रोटॉन का साइज, तो प्रोटॉन साइज जो है वो होता है 10⁻⁻5 मीटर अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। इसके बाद अगर न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन साइज होता है 10⁻⁻15,
और न्यूक्लियस जो है वो अभी मैं बता भी चुका हूँ आपको, 10⁻⁻14 मीटर। ठीक है। अब एक फार्मूला होता है जिसके ज़रिए हम किसी भी एटम का रेडियस निकाल सकते हैं अगर हमारे पास उसका एटॉमिक मास मौजूद हो। ठीक है, तो रेडियस निकालने का फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं। रेडियस, ठीक है, तो रेडियस बराबर होता है r इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। आर नॉट जो है ये गिवन होता है, आर नॉट की वैल्यू है जी 1.2 फर्मी, 1.2 फर्मी, जिसको हम लिख सकते हैं 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, फर्मी का मतलब -15 होता है। ठीक है, इस फार्मूले से हम किसी भी एटम का रेडियस निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम मूव करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लाई पे। टाइप्स ऑफ न्यूक्लाई, टाइप्स ऑफ न्यूक्लाई। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी जी, आइसोटोप्स की। देखते हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। ठीक है, एक सेम एलिमेंट के वो एटम जिनका क्या हो जी, एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर यानी Z, एटॉमिक नंबर क्या हो जी, सेम हो, लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो। वो क्या हो जी, डिफरेंट हो। तो इन एटम्स को जो कि सेम ही एलिमेंट के होते हैं हम कहते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, आइसोटोप्स में आप मिसाल ले लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बड़ी कॉमन एग्जांपल है H, हाँ जी 11 H 21 H 31। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं ये आइसोटोप्स हैं, क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है वो केमिकल प्रॉपर्टी जो है इनकी सेम होती है। आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सेम, इसलिए एटॉमिक नंबर सेम, और फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट होती हैं, इसलिए इनका एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होता है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं एक और टाइप की, जिसको हम कहते हैं जी आइसोबार्स। ये इसका उलट है। ठीक है, आइसोबार में क्या होता है कि आपका जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट होता है, जबकि एटॉमिक मास जो है वो क्या होता है जी, सेम होता है। इनको कहते हैं आइसोबार्स। ठीक है, आइसोबार्स की एग्जांपल की अगर बात करें तो एग्जांपल में इसके आ जाएगा जी ट्राइटियम H31, और इसके साथ क्या होगा जी, हीलियम 3। देखें, एटॉमिक मास सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। ठीक है, और भी एग्जांपल दे सकते हैं आप इनकी, कार्बन 14 6, ठीक है, और नाइट्रोजन 14 7। तो ये इनकी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी, जो कि है आइसोटोन्स। ठीक है, आइसोटोन्स कौन से होते हैं, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं जी, सेम हो, तो हम उसमें कह सकते हैं कि ये क्या है जी, आइसोटोन्स है। ठीक है, आप ये देख लें कि इसमें जो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास है ना, ये दोनों डिफरेंट होंगे। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, लेकिन क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो सेम होंगे। तो उसकी एग्जांपल क्या दे सकते हैं हम, एग्जांपल दे सकते हैं जी बेरिलियम है, बेरिलियम 9 4, और इसी के साथ बोरोन 10 5। देखें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें क्या है, दोनों में 5 5 है। ठीक है, आइसोटोन्स है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो कि इसकी टाइप आइसोडाइफर्स। तो देखते हैं आइसोडाइफर्स क्या चीज़ होती हैं। आइसोडाइफर्स, आइसोडाइफर्स कौन से एटम होते हैं जी, ये ऐसे एटम होते हैं कि जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम हो। ठीक है, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये वाली जो क्वांटिटी है ना, ये सेम रहे, दोनों में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस जो है वो सेम रहे,
इसकी एग्जांपल क्या दे सकते हैं हम? एग्जांपल दे सकते हैं इसकी जी, यूरेनियम 23892 और यूरेनियम, या इसके साथ आप लिखिए थोरियम, इसकी एग्जांपल आएगी थोरियम। तो लिखें जी थोरियम 23490। इन दोनों में अगर आप गौर करें, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस जो है वो दोनों में सेम आएगा। ठीक है, इसमें क्या है जी, न्यूट्रॉन जो प्रोटॉन है वो 92 है, और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 238 में से 92 निकालें 146, और इसमें आप क्या करेंगे, डिफरेंस लें 146 माइनस 92, तो कितना आ जाएगा? 54। इसी तरीके से इसमें ले लें, इसमें न्यूट्रॉन जो प्रोटॉन्स हैं वो कितने हैं जी? 90, और न्यूट्रॉन्स अगर निकालें तो न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे कितने जी? 144। तो इसमें आप डिफरेंस ले लें 144 माइनस 90, कितना आ जाएगा जी? 54। तो दोनों में देखें जो डिफरेंस है वो क्या है? सेम है। नेक्स्ट जो इसकी टाइप है वो है आइसोमर्स। आइसोमर्स कौन से होते हैं जी? कि जिसमें एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, ठीक है, और आप देख लें एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन नंबर, ये तीनों क्या होते हैं? सेम होते हैं, लेकिन उनकी स्टेट्स जो है वो डिफरेंट होती हैं। डिफरेंट स्टेट्स, यानी एक ग्राउंड स्टेट होगी, एक एक्साइटेड स्टेट होगी। डिफरेंट स्टेट्स, स्टेट्स का डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं न्यूक्लियर मासेस के बारे में कुछ पढ़ते हैं। देखें जी न्यूक्लियर मास हम कैसे लेते हैं। न्यूक्लियर मास बेसिकली हम लेते हैं कार्बन 12 के लिहाज से। तो कार्बन 12 के लिहाज से कैसे लेते हैं अभी बताता हूँ। न्यूक्लियर मास, ठीक है, कार्बन 12 के लिहाज से लेते हैं, और इसमें जो 1 म्यू आपका मास होता है, 1 यू या 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 1/12th पार्ट ऑफ कार्बन 12(6). ठीक है, ये होता है आपका न्यूक्लियर मास। ठीक है, और अगर इस 1 यू की बात की जाए तो हम बता चुके हैं कि 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है। ठीक है, और इसकी एनर्जी कितनी होती है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब बात कर लें कि इनके मासेस का आपस में रिलेशन क्या है, एक दूसरे से कितना डिफरेंस होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो इलेक्ट्रॉन से हैवी हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर 1836 टाइम्स हैवियर देन, किससे हैवी है जी? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया, तो ये आपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब बात ये है कि ये दोनों तो हैवी हैं, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या है? तो न्यूट्रॉन जो है ना वो थोड़ा सा हैवी है। हम देख चुके हैं मास, न्यूट्रॉन इज अ बिट हैवियर देन प्रोटॉन। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक है, अब प्रोटॉन के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, इसकी एनर्जी की, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की देख लेंगे। तो एनर्जी की अगर बात करें तो इसकी जो एनर्जी है E इज इक्वल टू mc² होता है ना, mp(c²). ठीक है, तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी? अगर आप इसको कैलकुलेट करें, वैल्यू पुट करके 1.00727629131 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पुट करके, तो ये आ जाएगा 934 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है किसकी जी? प्रोटॉन की एनर्जी। और अगर न्यूट्रॉन की एनर्जी देखी जाए इसी तरह न्यूट्रॉन का मास पुट करके, तो वो आ जाएगी 939 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो एनर्जी भी इसकी क्या है? ज़्यादा है। तो ये आपने बातें अच्छे से याद रखनी है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसकी जी? नेक्स्ट बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी की। और इसी में बाइंडिंग एनर्जी कर्व को भी डिस्कस करेंगे। बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, ये कौन सी एनर्जी है? ये वो एनर्जी है जब कोई एटम क्या करता है, एटम की या न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती है या न्यूक्लियस टूटता है, तो न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ला के न्यूक्लियस फॉर्मेशन में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, वो बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर फॉर्मेशन। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी
it is the amount of energy required in nuclear formation। तो इसको हम कहते हैं जी, क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, और बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है। बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला होता है बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, जबकि ये डेल्टा एम क्या है, मास डिफेक्ट है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। एक हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की भी बात करते होते हैं, जिसका हम ग्राफ भी बनाते हैं। तो वो जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो बराबर होगी किसके जी, डेल्टा एम सी स्क्वायर, डेल्टा एम सी स्क्वायर पर न्यूक्लियन। ठीक है, ए यानी न्यूक्लियन। ठीक है, अब हम बात करें कि बाइंडिंग एनर्जी हीलियम के लिए कितनी होती है, क्योंकि ये एमसीक्यू में आ जाता है। तो बाइंडिंग एनर्जी हीलियम के लिए जो है 28.7 या 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर यही बात की जाए किसके लिए जी, आयरन के लिए, ठीक है, तो 493 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 493 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रहे ये बाइंडिंग एनर्जी बता रहा हूँ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नहीं बता रहा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इसके लिहाज से अगर हम मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन की अगर डायग्राम बनाएं, उसके बाद हम मास डिफेक्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो पहले ऐसा करते हैं कि मास डिफेक्ट को ही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मास डिफेक्ट, ताकि उसको समझने में आसानी रहे। मास डिफेक्ट क्या है, ठीक है, चलें जी देखें। मास डिफेक्ट है जिसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एम इज इक्वल टू, जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो थे जिन्होंने मिलकर न्यूक्लियस बनाना था वो सेपरेट थे, उनका मास, माइनस, ठीक है जी, जब वो बाउंड हो गए न्यूक्लियस की फॉर्म में, उनका मास। ठीक है, तो इस मास के डिफरेंस को देखें, दोनों का मास तो सेम होना चाहिए था, लेकिन कुछ ना कुछ मास का क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, हालांकि जो सेपरेट हैं उन्होंने मिलके ही क्या बनाया है, जो है बाउंड होके उन्होंने न्यूक्लियस बनाया है, लेकिन जब वो बाउंड हो रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो बाउंड जब हो जाते हैं तो उसके बाद मास डिफरेंट हो जाता है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं मास डिफेक्ट। ठीक है, ये बराबर होता है डेल्टा एम इज इक्वल टू प्रोटॉन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई प्रोटॉन का मास प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई न्यूट्रॉन का मास। ये तो हो गया ना जब वो अलग-अलग थे, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस जब वो न्यूक्लियस उन्होंने फॉर्मेशन कर दी, उसके बाद का मास। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए कोई बाइंडिंग एनर्जी नहीं होती, हाइड्रोजन या प्रोटियम के लिए नो बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि इसमें है ही एक प्रोटॉन। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसके जी, अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों कर्व्स की। ठीक है, जो दोनों कर्व्स हमने देखनी है, एक है मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन की और दूसरी है किसकी जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की। तो चलिए देखें जी, सबसे पहले मैं कर्व बना रहा हूँ। मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन की, वाई एक्सिस पे है मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन और एक्स एक्सिस पे क्या है जी, न्यूक्लियन। ठीक है, इसमें ऐसा होता है अगर हाइड्रोजन से स्टार्ट करें तो मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है, होते होते आखिरकार वो मिनिमम हो जाता है एक एटम पे, बताऊंगा कौन सा एटम है। और उसके बाद क्या होता है, मज़ीद अगर न्यूक्लियन नंबर बढ़ाते जाएं तो वो बढ़ता जाता है इस तरीके से। तो बात कर लेते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम किस पे आ रहा है, हाइड्रोजन पे, और फिर आते आते बीच में क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है किस पे जी, आयरन पे, और फिर मज़ीद न्यूक्लियर नंबर हम बढ़ाते हैं तो क्या हो जाता है, ये फिर से ऊपर की तरफ जाता है, बढ़ता है, और यूरेनियम पे यहाँ पे पहुँच जाता है। अब बात कर लेते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की कर्व की। ठीक है जी, तो देखें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व बना रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वाई एक्सिस पे है बाइंडिंग एनर्जी
पर न्यूक्लियन, और एक्स एक्सिस पे क्या है जी आपका है न्यूक्लियन नंबर या ए। ठीक है, अब होता ये है कुछ इस तरीके से कर्व बनती है कि स्टार्ट में ऐसा होता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, बढ़ती है। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके की कर्व बनी हुई आपको नज़र आएंगी जो कि मैजिक नंबर के लिए। ठीक है, और मैजिक नंबर में बताऊंगा क्या है। फिर क्या होता है, बढ़ती है, मैक्सिमम पे पहुंचती है और उसके बाद फिर से कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं जी किस पे ज़्यादा किस पे कम है। तो चलें देखें जी, आपके सामने ये जो कर्व बनी हुई है, ठीक है, यहाँ से चलते हुए ये मैक्सिमम पे पहुंचती है और उसके बाद फिर कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो चलें देखते हैं कि यहाँ से जब ये बढ़ना शुरू हो रही है तो मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ती जा रही है जैसे जैसे न्यूक्लियन नंबर बढ़ता जा रहा है, और एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे ये मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, और ये मैक्सिमम किसके लिए होती है, आयरन के लिए, और आयरन 56 के लिए, आयरन 56 के लिए मैक्सिमम होती है। और कितनी होती है जी उस टाइम पे 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है आयरन के लिए। ठीक हो गया, फिर ये कम होना शुरू हो जाती है और यहाँ पे आके जो मटेरियल है वो आपका यूरेनियम है, यूरेनियम 235, और यूरेनियम 235 के लिए हो जाती है ये 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वैल्यूज़ आपने अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि स्टेबिलिटी जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि कौन सा जो न्यूक्लियस है वो कितना ज़्यादा स्टेबल होगा। ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसकी ज़्यादा होती है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी जी, हमारे सामने रेडियो एक्टिविटी की। उससे पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, ये डिपेंड करती है बाइंडिंग एनर्जी। जिस एटम की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी डेफिनेटली वो ज़्यादा स्टेबल होगा, उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं। तो चलें एक दो एमसीक्यू और बता देता हूँ आपको कि जो स्टार्स हैं, ठीक है, वो बर्न कर रहे हैं, जो हमें जलते हुए दिखाई देते हैं वो बेसिकली फ्यूजन रिएक्शन की वजह से होते हैं। स्टार्स बर्निंग ड्यू टू फ्यूजन रिएक्शंस, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बेसिकली। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं रेडियो एक्टिविटी की, और रेडियो एक्टिविटी को स्टार्ट से हम देखेंगे क्या होता है। रेडियो एक्टिविटी क्यों होती है ये, चलें स्टार्ट करते हैं। रेडियो एक्टिविटी बेसिकली न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो जो है ना डिफाइन करती है, डिस्क्राइब करती है, उसका फैसला करेगी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो। अब अगर जब हम बात करते हैं लाइटर न्यूक्लाई की, लाइटर न्यूक्लाई के लिए होता क्या है कि लाइटर न्यूक्लाई के लिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तकरीबन बराबर होते हैं किसी भी एटम के, और इस लिहाज से देखा जाए तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो किसके बराबर होगी जी, वो तो बराबर आ जाएगी किसके, 1 के। ये जो एलिमेंट्स होंगे, ये जो एटम्स होंगे, ये जो है ये होंगे स्टेबल। ठीक है, ये होंगे स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल यही होंगे। अच्छा, उसके बाद हम सेकंड बात करते हैं जो कि कौन से हैं जी, हैवी न्यूक्लाई। फॉर हैवी न्यूक्लाई, हैवी न्यूक्लाई के लिए बात की जाए तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा होते हैं, और इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो जो है वो लेस देन 1 होगी, और ये लेस स्टेबल होंगे, उतने स्टेबल नहीं होंगे जितने इक्वल में थे। ठीक है, इनकी स्टेबिलिटी उससे कम होगी। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जो कि मेन चीज़ है कि जिसमें आपके ऐसे हैवी न्यूक्लियस हों जिसमें प्रोटॉन नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं उनकी तादाद ग्रेटर देन 82 हो। ग्रेटर देन 82 अगर तादाद हो जाए तो फिर वो अनस्टेबल न्यूक्लाई होते हैं और वो डिके करते हैं, रेडियो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। ठीक है, फिर वो रेडियो एक्टिविटी करते हैं और रेडियो एक्टिविटी में वो जो है अल्फ़ा बीटा गामा रेज जो है वो एमिट करते हैं। ठीक हो गया, तो ये वाले जो न्यूक्लाई हैं ये रेडियो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ये एलिमेंट या ये एटम जो हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जिनमें Z इज़ ग्रेटर देन 82 होता है।
चलें अब देख लेते हैं कि ये किस तरीके से अपने आप को स्टेबल बनाते हैं, क्योंकि ये तो अनस्टेबल है ना। तो ये 3 तरह के डीके करते हैं, अल्फा डीके, बीटा डीके और गैमा डीके। ठीक हो गया। तो चले देखते हैं। ये अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए 3 तरह के डीके करते हैं, जिसमें हम पहले की बात कर रहे हैं अल्फा डीके। अल्फा डीके, चलें जी देखते हैं अल्फा डीके क्या होता है। अल्फा डीके अल्फा पार्टिकल का निकलना, यानी हीलियम 4 2 का निकलना। ठीक है, तो इसमें कितने हैं जी, 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। ठीक हो गया, हीलियम का न्यूक्लियाई निकलना चाहिए ना। तो इसमें क्या है जी, 2 ही प्रोटॉन है और 2 ही क्या है, न्यूट्रॉन है। ठीक है, और किस वजह से होते हैं कि अगर न्यूक्लियस बहुत लार्ज हो। तो इनकी रीज़न भी देखेंगे। रीज़न क्या है जी, रीज़न है न्यूक्लियस क्या होना चाहिए जी, टू लार्ज। न्यूक्लियस जो है वो टू लार्ज हो, तब ये काम होता है। ठीक है, और इनकी जनरल इक्वेशन मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद एक एग्जांपल बता दूंगा। ठीक है, या हम एक एग्जांपल ही डिस्कस कर लेते हैं बेसिकली। ठीक है, तो एग्जांपल जो है वो यूरेनियम 23892। ठीक है, और इसमें से क्या हुआ, एक अल्फा पार्टिकल निकल गया, यानी अल्फा डिके हो गया, तो ये बच गया जी थोरियम 23490। और इसमें से क्या निकल गया जी, एक अल्फा पार्टिकल निकल गया, हीलियम 42। अब हुआ क्या है, ये जो यूरेनियम 23892 था, ये है पेरेंट न्यूक्लाई, और इसकी मदद से ये जो अब बना है ये डॉटर न्यूक्लाई है। ठीक है, तो डॉटर न्यूक्लाई में होगा क्या कि उसका जो मास नंबर है वो 4 कम हो जाएगा, और जो उसका एटॉमिक नंबर है वो 2 कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि डॉटर न्यूक्लियाई में क्या चेंजेस आएंगी कि एटॉमिक मास ए डिक्रीजेस बाय 4, और एटॉमिक नंबर Z डिक्रीजेस बाय 2। तो ये चेंजिंग आएंगे जब क्या हो रहा होगा जी, अल्फा डीके हो रहा होगा। ठीक हो गया। अब बात यह है कि बाज़ औक़ात सवाल आ जाता है कि नंबर ऑफ अल्फा डीकेस कितने हैं, नंबर ऑफ बीटा डीकेस कितने हैं। तो वो आपको इजीली पता चल जाएगा जब आप ये देखेंगे कि जो आपका डॉटर न्यूक्लियाई है उसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर कितना बचा हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा जी इसमें कितने अल्फा पार्टिकल निकले हैं। ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट जी, जो कि है बीटा डीके। बीटा डीके यानी बीटा पार्टिकल्स का निकलना। ठीक है, तो बीटा पार्टिकल जो है वो तब निकलते हैं जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और इसी के साथ लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो चलिए देखते हैं कि बीटा डीके में बेसिकली होता क्या है। देखिए बीटा डीके 2 तरीके से होता है, या तो वो बीटा माइनस, ठीक है, डीके होगा, या बीटा प्लस डीके होगा। ठीक है, जिसको पॉजिट्रॉन भी कहते हैं। तो बीटा माइनस डीके होगा, किस तरीके से होता है उसकी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जी, बीटा माइनस डीके की बात कर रहे हैं। बीटा माइनस के डीके की बात कर रहे हैं। बीटा माइनस डीके में क्या होगा जी, एक न्यूट्रॉन जब डीके करता है, ठीक है, तो वो किस किस में डिवाइड हो जाता है, एक प्रोटॉन प्लस एक बीटा पार्टिकल। ठीक है, मास नंबर 0, चार्ज नंबर -1। ठीक है, और ये एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्योंकि फास्ट बीटा पार्टिकल जो है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं। वैसे वो इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, लेकिन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक हो गया। अब इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये एक इलेक्ट्रॉन है बेसिकली, और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। अब हम बात करते हैं बीटा प्लस डीके की। बीटा प्लस डीके कब होगा, होता है ऐसा है कि जब एक प्रोटॉन डीके करता है तो वो डिवाइड हो जाता है किस में जी, एक न्यूट्रॉन प्लस एक प्लस बीटा डीके में। ठीक है, और इसको कहते हैं हम क्या जी, पॉजिट्रॉन, जिसका मास जो है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, लेकिन चार्ज क्या होता है,
पॉजिटिव होता है। ठीक हो गया, तो ये आपने अच्छे से याद रखना है। इस सूरत में क्या हुआ है कि इस सूरत में जो है मास नंबर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। ठीक है, एटॉमिक मास रिमेन सेम ऑफ डॉटर न्यूक्लाई। ठीक है, और चार्ज नंबर क्या होता है, बीटा माइनस के लिए बता रहा हूं, चार्ज नंबर यानी Z इंक्रीजेस बाय 1। ठीक हो गया, चार्ज नंबर इंक्रीजेस बाय 1 हो जाता है। इलेक्ट्रॉन के लिए बता रहा हूँ जो कि बीटा माइनस डीके है, और मास नंबर जो है वो इसमें क्या रहता है, सेम रहता है। इसी तरीके से क्या होता है कि जी बीटा डीके वो बाज़ औक़ात इलेक्ट्रॉन डीके या पॉजिट्रॉन डीके के बारे में कहते हैं जी ये पेरेंट न्यूक्लियस है, पेरेंट न्यूक्लियस है, और ये डॉटर न्यूक्लियस है। अब इसमें से ज़रा बताएं हमें कि कितने नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल डीके होंगे, तो वो आपने देख के बताना होगा। आप क्या करेंगे कि मास नंबर सेम ही रहने देंगे और चार्ज नंबर को एक एक इंक्रीज करते जाएंगे, तो आपको पता चलता जाएगा कि किसका मास बेसिकली बराबर आ रहा है। ठीक है, तो चलें अब हम बात कर लेते हैं किसकी, जी गैमा डीके की। नेक्स्ट, गैमा डीके। चलें जी देखते हैं कि गैमा डीके क्या चीज़ है। गैमा डीके जो है वो बेसिकली क्या होता है, उसमें ना तो मास नंबर चेंज होता है ना चार्ज नंबर चेंज होता है पेरेंट न्यूक्लाई का। ठीक है, लेकिन गैमा डीके होता कब है, ये तब होता है जब एक एटम जो है वो डी एक्साइट होता है। ठीक है, एक न्यूक्लियस जो है वो डी एक्साइट होता है, यानी एक्साइटेड स्टेट से वो ग्राउंड स्टेट में जब जाएगा, जब न्यूक्लियस क्या करे, न्यूक्लियस क्या करे जी, एक्साइटेड स्टेट से कहाँ चला जाए, ग्राउंड स्टेट में, तब वो गैमा डीके करता है। गैमा रेज उसके अंदर से खारिज होती हैं, बस उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, बाकी मास नंबर और चार्ज नंबर दोनों क्या रहते हैं, सेम। एटॉमिक नंबर एंड मास जो है ना चार्ज नंबर रिमेन्स सेम। तो ये है जी बेसिकली आपका क्या जी जो है गैमा डीके। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जी हाफ लाइफ की। हाफ लाइफ देख लेते हैं कि हाफ लाइफ क्या चीज़ है। ठीक है, हाफ लाइफ वो टाइम है जिसके अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियाई जो है वो उसके हाफ एटम जो है वो बाकी रह जाएं। ठीक है, जिसके अंदर क्या हो, टाइम ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ द प्रेजेंट न्यूक्लियाई डिकेज, टाइम ड्यूरिंग विच half of the present nuclei of the present nuclei decays, जिसमें हाफ एटम क्या हो, डिके कर जाएं और हाफ क्या हो, बच जाएं उसके, उसको कहते हैं हम हाफ लाइफ। ठीक है, हाफ लाइफ को अभी हम उसको कैलकुलेट करेंगे, तो उससे पहले हमारे लिए ये देखना ज़रूरी है कि ये जो रेडियो एक्टिविटी के लाज हैं ये कौन कौन से हैं। लाज ऑफ रेडियो एक्टिविटी के 3 है ये, लाज ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। ठीक है, तो इन 3 लॉज को देखेंगे हम, पढ़ेंगे। तो इनमें जो पहला लॉ है वो क्या है जी, कि नंबर ऑफ डिकेइंग एटम जो है वो ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स के प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी जितने नंबर ऑफ एटम ओरिजिनली होंगे उतने ज़्यादा डिके करेंगे। नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स के, ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स के। ठीक है जी, दूसरा लॉ ये कहता है कि नंबर ऑफ डिकेइंग एटम जो हैं वो टाइम इलैप्स्ड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, जितना ज़्यादा टाइम गुजरता है उतना ही ज़्यादा एटम जो है वो डिके करते हैं। नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके जी, टाइम इलैप्स्ड के। टाइम
इलैप्स्ड, यानी जितना टाइम गुजरता जा रहा है, जितना ज़्यादा टाइम गुजरेगा उतना ज़्यादा नंबर ऑफ एटम क्या करेंगे, डिके करेंगे। ठीक है। तीसरा लॉ है जो ये कहता है कि कोई भी रेडियो एक्टिव एटम जो है वो कम्प्लीटली डिके नहीं करता, 100% डिके नहीं करता, वो कभी भी नहीं करता। ठीक है, क्योंकि हाफ हाफ बचता जाता है। तो कंप्लीट रेडियो एक्टिव डिके के लिए 100% डिके के लिए इनफाइनाइट टाइम रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, नो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैन completely decay, ठीक है, डिके कर जाता है 100% एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो 100% डिके करेगा जब टाइम इनफाइनाइट गुजर चुका होगा। ठीक है, मैथमेटिकली इसको कैसे शो कर सकते हैं ज़रा देखें। मैथमेटिकली इसको हम शो कर सकते हैं किससे जी, हमें पता है कि नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स किसके प्रोपोर्शनल है, ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स के, और नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स किसके प्रोपोर्शनल है जी, टाइम इलैप्स्ड के। ठीक हो गया। तो यहाँ से हमारे पास दोनों को हम कंबाइन करेंगे और इक्वेशन बन जाएगी नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एन नॉट टी। ठीक है, तो आप ये देखें कि माइनस लैम्डा जो है वो कांस्टेंट लगाया हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई है, बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इससे बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं। ठीक है जी, और यहाँ से हम लैम्डा निकाल सकते हैं। तो लैम्डा बता दूंगा क्या है, यहाँ से लैम्डा निकालें तो लैम्डा बराबर आ जाएगा किसके जी, माइनस एन ओवर एन नॉट डिवाइडेड बाय टी। तो ये जो लैम्डा है ये होता है आपका डीके कांस्टेंट। ठीक है जी, डीके कांस्टेंट। ठीक है, एन जो है जितने नंबर ऑफ एटम डिके कर चुके, और एन नॉट जो है वो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है। डिके कांस्टेंट का जो यूनिट होता है वो किसके बराबर होगा, एन ओवर एन नॉट का तो कोई यूनिट नहीं होगा, तो इसका जो यूनिट होगा वो पर सेकंड होगा डिके कांस्टेंट का। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। अगर इस इक्वेशन की आप क्या करें, इंटीग्रेशन ले लें, इस इक्वेशन की अगर आप इंटीग्रेशन ले लें तो आपके पास क्या आएगा, एन ओवर एन नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। ठीक है जी, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। और यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू एन नॉट। ठीक है, n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस क्या आ जाएगा जी, लैम्डा टी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसी से हमें पता चलता है कि इनफाइनाइट टाइम रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, तो E जो है वो यहाँ पे बराबर होगा 2.70। ठीक है जी, और ये एक्सपोनेंशियल कर्व जो है ना, यानी एटम जो हैं वो एक्सपोनेंशियली डिके करते हैं, एक्सपोनेंशियल कर्व। तो बता रहा हूँ, एटम्स डिके एक्सपोनेंशियली। ठीक है जी, ये एक्सपोनेंशियल डिके करते हैं, ये आपने अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ से हम जो है वो इसका रिजल्ट क्या निकालते हैं, रिजल्ट जो आएगा हमारे पास वो हमें देगा फार्मूला किसका जी, हाफ लाइफ का। टी जो है वो यहाँ पे टी हाफ होगा, और क्या किसके बराबर होगा जी, हाफ लाइफ के। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, अगर हम बात करें हाफ लाइफ की तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखें यही फार्मूला है। इसी फार्मूले में अगर आपको कहा जाए कि नंबर ऑफ एटम्स हाफ रह गए तो एन की जगह एन नॉट ओवर 2 पुट करेंगे, एन नॉट ओवर 2 इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा, और टी की जगह टी हाफ लिख दें क्योंकि हाफ लाइफ में हाफ नंबर ऑफ एटम्स बचेंगे ना। तो एक तो ये आ गया फार्मूला। ठीक है, इसी से अगर आप कैलकुलेशन करें तो टी हाफ आपके पास बराबर आ जाएगा किसके जी, ये जो हाफ लाइफ है टी हाफ बराबर आ जाएगा 0.693 ओवर लैम्डा के। ठीक है, एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो जाएगा ना, सिर्फ 1/2 बच जाएगा। तो ये है हाफ लाइफ का फार्मूला, ये आपने अच्छे से याद रखना है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ अल्फा बीटा गामा रेज की मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो उनको आपने अच्छे से याद कर लेना है। तो ये आपके सामने जो है ना शो किया जा रहा है
डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा और बीटा और गामा रेज की। ठीक है, इसमें आप देख लें चार्ज ऑफ अल्फा, बीटा और गामा तीनों का लिखा हुआ है, मास लिखा हुआ है। ठीक है, बेसिक बात यह है कि इसमें जो है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बाकी सारी चीज़ें मोस्टली बच्चों को पता होती हैं, कि इनका एनर्जी स्पेक्ट्रम कैसा बनता है। एनर्जी स्पेक्ट्रम की बात की जाए तो अल्फा पार्टिकल का डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बनता है, बीटा पार्टिकल का कॉन्टिन्यूस और गामा का भी क्या होगा, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। तो ये आपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो इनकी इक्वेशंस भी लिखी हुई है डीके की, तो ये आपने पूरा टेबल अच्छे से याद कर लेना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम और देखते हैं डीके कांस्टेंट क्या होता है, और डीके कांस्टेंट के साथ साथ हम एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल पे भी बात करेंगे। डीके कांस्टेंट, इसको ज़रा तफसील में देखते हैं, क्योंकि इससे कई एक तरह के सवाल आते हैं। डीके कांस्टेंट को हमने लैम्डा से शो किया था, जो कि बराबर था हमारे किसके जी, लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 ओवर टी हाफ, यानी हाफ लाइफ। ये था हमारा डीके कांस्टेंट। ठीक है, अब बात ये है कि जब टाइम इन्फिनिटी होगा तब क्या होगा, आपके जो नंबर ऑफ एटम्स हैं क्या हो जाएंगे, 0। किसके लिए, टाइम इनफाइनाइट, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी मीन लाइफ की। मीन लाइफ और हाफ लाइफ, इनको मिक्स नहीं करना, ये मिक्स नहीं होती, एक नहीं है, दो अलग अलग क्वांटिटी हैं। ठीक है, मीन लाइफ की बात कर रहा हूँ, तो मीन लाइफ जो है वो बेसिकली क्या कहलाती है जी, एवरेज लाइफ। ठीक है, और मीन लाइफ जो है वो बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा के बराबर होती है। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा। ठीक है, अगर रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा निकाले तो हमारे पास मीन लाइफ आ जाएगी। और वैसे मीन लाइफ का क्या फार्मूला है जी, मीन लाइफ का फार्मूला होता है सम ऑफ लाइफ ऑफ ऑल एटम्स, सम ऑफ लाइफ ऑफ ऑल एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो इसको कहते हैं जी हम मीन लाइफ या एवरेज लाइफ। इसके ऊपर स्टार लगा दिया मैंने। अगर ये रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा है तो फिर क्या हो जाएगा, इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी। बेसिक इक्वेशन वो बन जाएगी कि टी हाफ यानी एवरेज लाइफ, हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 टी, यानी ये एवरेज लाइफ। एक तो ये इक्वेशन बन गई अगर हम रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा पुट करें। इसी के लिहाज से अगर हमने एवरेज लाइफ मतलब हाफ लाइफ निकालनी हो, टी मीन लाइफ इज इक्वल टू 1.44 टी हाफ। ठीक है, 0.693 को उधर ले जाकर डिवाइड कर दें। ठीक है, यानी आपने यहाँ से क्या नतीजा निकाला कि मीन लाइफ जो है वो हाफ लाइफ से ज़्यादा होती है, उसके बराबर नहीं होती। मीन लाइफ जो है वो एटम्स की वो ग्रेटर देन हाफ लाइफ होती है, ये आपने याद रखना है। और मीन लाइफ निकालने का कहें तो मीन लाइफ का ही फार्मूला लगाएं, हाफ लाइफ का ना लगाएं। हाफ लाइफ आप निकालेंगे तो मीन लाइफ निकालना आपके लिए क्या हो जाएगा जी, आसान हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसके एक्सपोनेंशियल डीके की कर्व के बारे में बात करते हैं, जिस तरीके से एटम जो है वो डीके हो रहे होते हैं। तो ये एक कर्व हमने बनानी है इसमें। ठीक है, नीचे जो है आपकी हाफ लाइफ है। ठीक है, और वाई एक्सिस पे जो है नंबर ऑफ एटम्स हैं एन नॉट। तो बात कर लेते हैं कर्व की। तो कर्व कुछ इस तरीके से होती है, चूंकि मैंने आपको बताया था कि एक्सपोनेंशियली डीके करते हैं। ठीक, इस तरीके से एक्सपोनेंशियली डीके करते हैं एटम। तो अगर फर्स्ट हाफ लाइफ की बात की जाए, ठीक है, तो अगर ये फर्स्ट हाफ लाइफ हो, यहाँ पे अगर नंबर ऑफ एटम्स बच के n0/2, तो यहाँ पे ये फर्स्ट हाफ लाइफ हो गया आपकी। ठीक है, और अगर बात करें n0/4 की, फर्ज कर लें यहाँ पे पहुँच के कितने हो गए जी, n0/4। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी हाफ लाइफ होगी जी, दूसरी हाफ लाइफ। ठीक है, तो उसके बाद क्या होंगे जी, n0/8। ठीक है, तो ये कितनी हाफ हो जाएगी, 3t हाफ।
तो कितनी हाफ लाइफ में कितने नंबर ऑफ एटम्स बच जाएंगे और कितने डिके कर जाएंगे, ये मैं आपको सारा समझा दूंगा। नेक्स्ट है बड़ी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, एक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। एक्टिविटी के बारे में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एक्टिविटी बेसिकली क्या होती है। तो अब हम बात करेंगे एक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कितने टाइम में कितना डिके और कितना अनडिकेड रहता है। एक्टिविटी ऑफ सैंपल, ठीक है, कि सैंपल जो है वो कितना एक्ट या रिएक्ट करता है। तो एक्टिविटी ऑफ सैंपल जो है वो हम निकाल सकते हैं किससे जी, ज़रा देखें। हमने ये फार्मूला पढ़ा होगा ना, n इज इक्वल टू एन नॉट माइनस एन नॉट लैम्डा टी। तो यहाँ से ये टर्म n ओवर t ये हमें बताती है एक्टिविटी, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स डिकेड इन टाइम, ये होती है एक्टिविटी, ठीक है। इसको हम शो करते हैं बेसिकली a से, और ये किसके बराबर होती है जी, माइनस लैम्डा एन नॉट के, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से याद रख लेना है। चलें अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ, उस टेबल से आपको सारा पता चल जाएगा कि कितनी हाफ लाइफ में कितना डिके करेगा एटम। तो चलें जी, देखें आपके सामने टेबल शो किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जब हाफ लाइफ 0 होगी, अभी हाफ लाइफ नहीं गुजरी होगी, कोई टाइम नहीं गुजरा होगा, तो अनडिकेड सैंपल जो है वो n नॉट होगा, टोटल नंबर ऑफ एटम जो है वो ओरिजिनल होंगे, और डिकेड जो है वो 0 होंगे, और 100% अनडिकेड होगा और 0% डिकेड होगा। फार्मूला आपके ऊपर जो है ना ऊपर लिखा हुआ है, n इज इक्वल टू एन नॉट ओवर 2 की पावर n, 2 की पावर n, ठीक है। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो है ना वो n से शो हो रही है, स्मॉल n से। तो इस फार्मूले से आप नंबर ऑफ अनडिकेड सैंपल निकाल सकते हैं, जबकि n इज इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर 2 की पावर n इंटू एन नॉट। इससे आप डिकेड सैंपल निकाल सकते हैं कि कितना डिके हो चुका है, ठीक है। बाकी डिके अनडिकेड का देखें, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया अनडिकेड वाले फार्मूले को, और डिकेड वाले फार्मूले को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये उनकी परसेंटेज आ गई। अब देखें फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरी तो n नॉट ओवर 2 अनडिकेड थे, और डिकेड भी n नॉट ओवर 2 थे, 50% अनडिकेड थे, 50% डिकेड थे। सेकंड में सेकंड हाफ लाइफ जब गुजर चुकी तो नंबर ऑफ एटम जो कि अनडिकेड थे n नॉट ओवर 4। अब आपने डिकेड का फार्मूला नहीं लगाना, डिकेड को आपने ऐसे याद रख लेना है कि अगर n नॉट ओवर 4 जो है वो अनडिकेड है, तो 4 से एक कम करके ऊपर लिख दो 3 n नॉट ओवर 4 जो है वो डिकेड सैंपल होगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, देखें चलें 6 पे आ जाएं। 6 हाफ लाइफ में क्या होता है, n नॉट ओवर 64 एटम्स जो हैं अनडिकेड सैंपल रह जाता है। तो डिके कितना हो जाएगा, 64 से एक कम कर दो, 63 n नॉट ओवर 64, ठीक है। और इसी के आप क्या कर सकते हैं, परसेंटेज ले सकते हैं। अब आप देख लें कि 10 हाफ लाइफ के बाद जाके एटम जो है वो 0.1% बचता है, यानी 99% जो है वो डिके हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 10 हाफ लाइफ के बाद एटम जो है वो मैक्सिमम अप्रॉक्सीमेटली मैक्सिमम जो है वो डिके हो सकता है, लेकिन पूरा का पूरा डिके नहीं होता। पूरा का पूरा डिके करने के लिए हमें कितना टाइम रिक्वायर है, पूरा का पूरा डिके करने के लिए जो टाइम रिक्वायर होता है वो इनफाइनाइट होता है। इन्फिनिटी टाइम गुजर जाने के बाद एटम पूरा का पूरा एलिमेंट जो है वो डिके कर जाता है, ठीक है जी। तो ये आपने बातें अच्छे से याद रखनी है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं किस पे जी, हम चलते हैं अपने न्यूक्लियर रिएक्शंस पे। न्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक है। इसमें दो इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हम पढ़ेंगे, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में आप ये देखें कि एक जो है आपका पेरेंट न्यूक्लियस होता है, दूसरा जो है आपका डॉटर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और न्यूक्लियर रिएक्शन में एक जगह पे जो है वो कंपाउंड न्यूक्लियस भी बनता है जो कि अनस्टेबल होता है और बाद में स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो अब देखें ज़रा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन से होते हैं, जिसमें आपकी जो हीट होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। हीट क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। और एंडोथर्मिक के लिए क्या रहेगी, एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए हीट जो है वो क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, ठीक है। एक्सो का मतलब है एक्सेल होगी, हीट जो है वो निकलेगी,
और एंडोथर्मिकली हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो ये आपने अच्छे से याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं फिशन रिएक्शन की। फिशन रिएक्शन कौन से होते हैं? ऐसे रिएक्शन जिसमें जो एक हैवी न्यूक्लियस है वो अपने लाइटर न्यूक्लियाई में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है और कुछ एनर्जी जो है वो खारिज कर देता है। ठीक है, तो चलें देख लेते हैं, एक रिएक्शन की एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपका है एक न्यूट्रॉन आपने बम्बार्ड कराया किस पे जी, यूरेनियम 23592 पे। ठीक है, तो इससे क्या क्या बना जी, एक बेरियम निकला 14156। ठीक है, और दूसरा क्या निकला जी, एक आपके पास के, और ये है जी 9236। और इसी के साथ साथ क्या हुआ, 3 न्यूट्रॉन निकले और एनर्जी, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो यहाँ से खारिज हुई, 211.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक हो गया। तो ये आपका जो है वो क्या है जी, फिशन रिएक्शन है। और फिशन रिएक्शन जो है इसमें आपको, चूंकि यहाँ पे एग्जांपल यूरेनियम की शो की गई है, तो एक यूरेनियम एटम का जो फिशन होता है उसमें एवरेज कितनी एनर्जी खारिज होती है, ये क्वेश्चन आता है। एवरेज एनर्जी जो यहाँ पे खारिज हुई है एक फिशन रिएक्शन में यूरेनियम के 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुई है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है जी, तो अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी फ्यूजन रिएक्शंस की। ठीक है, फ्यूजन रिएक्शंस की। फ्यूजन रिएक्शन बेसिकली क्या होते हैं कि जिसके अंदर जो है वो लाइटर न्यूक्लियाई मिलते हैं आपस में और फ्यूज हो जाते हैं और एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। चलें इसके लिए फिर मैं यहाँ पे फिशन की भी डेफिनेशन लिख देता हूँ कि हैवी न्यूक्लियस decays into lighter nuclei। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा कि लाइटर न्यूक्लाई फ्यूज into a fuse to form a heavy nucleus, fuse to form a heavy nucleus। इस प्रोसेस को कहते हैं क्या जी, फ्यूजन रिएक्शन। तो फ्यूजन रिएक्शन जो है वो हाई टेम्परेचर पे प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, पार्टिकल एक्सेलरेटर में भी होते हैं, लेज़र में भी होते हैं, टोकामैक में भी होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इसके एक एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल इसकी डिस्कस कर लेते हैं। तो एग्जांपल में ज़रा देखें, हम एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोजन की, H21 H21। ठीक है, इन्होंने मिलके क्या बनाया जी, हीलियम 42। ठीक है, और कितनी एनर्जी जी, 224 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है ना यहाँ पे हुई है। ठीक है, तो ये आपका क्या है जी, ड्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन रिएक्शन जिसमें हीलियम बना है, ये एक फ्यूजन रिएक्शन है। तो ये आपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इसके हवाले से कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।